सुषमा की बात को सुनकर रूबी ने रसोई में से दूध का गिलास उठा लिया और शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ को जाने लगी। अभी वो बस जा ही रही थी कि तभी उसने अंकुश को बात करते हुए सुना। रीना जान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो पागल हूँ ना जो सब कुछ सामने होते हुए भी तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगी। तुम समझ नहीं रही हो जान, मैंने बस तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा। वो तो काली तो बस सोने की मुर्गी है जिसका रंग काला है लेकिन बड़ी ही अमीर है। एक बार सही करके मैं उसको ठग लूं, उसके बाद तो तुम्हें सच में शादी करके अपने घर ले जाऊंगा, पक्का। एक तरफ अंकुश रीना से बात कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रूबी ने सारी बातें सुन ली थी। और ये क्या? तो क्या ये शादी और वो मॉल की तारीफ, वो सब बस धोखा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रूबी को ऐसे ही सोचते हुए जोरदार चक्कर आ गया और खुद को संभालने के चक्कर में उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया, जिससे कि अंकुश का ध्यान भी उसकी तरफ को ही हो गया। लेकिन अब देखने की बात यह थी कि रूबी के साथ आगे क्या होने वाला था। क्या वो अंकुश को माफ करेगी या अंकुश कुछ करने को सोचेगा? और अगर अंकुश के दिल में कोई और लड़की थी तो उसने रूबी से शादी किस लिए की? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। अरे ये क्या, भाई किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन किससे? अरे बाबा, गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें मैंने बोला था ना कि आज मेरी बहन को रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। एक बार बस वो हाँ कर जाएं तो उसके बाद मैं घर में हमारी शादी की बात करूंगा और हफ्ते भर में रूबी की शादी करके फिर हमारी भी शादी का सिलसिला उठेगा। पिछले 3 महीनों से मैं यही सुन रही हूँ। रितेश, तुम समझ नहीं रहे हो। माना कि मैंने और तुमने घर में बताया हुआ है कि हमारी रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तरफ से शादी का कोई भी रिस्पॉन्स ना आने की वजह से अब तो माँ बाबा को ये लगने लग गया है कि तुम मुझ में और तुम्हारे भाई मेरी बहनों में इंटरेस्टेड ही नहीं है। माँ बाबा हमारी शादी दूसरे लड़कों से करवाने को सोच रहे हैं। ओहो, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इस सब की वजह बस हमारी बहन ही है। उसकी कहीं शादी हो जाए ना तो हम सभी फ्री हो जाएंगे। अच्छा चलो, मैं फोन रखता हूँ। फोन रखने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ रितेश, अगर इस बार भी तुम्हारी बहन का रिश्ता पक्का नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और बाबा और माँ को बोल दूंगी कि जो वो करना चाहते हैं कर सकते हैं। गौरी ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। रितेश का दिमाग टेंशन में आ गया। अब मैं क्या करूं? क्या एक भाई होने के नाते मेरा ये सोचना गलत है कि मेरी बहन का घर बस जाए तो फिर उसके बाद मैं अपना घर बसाऊं? लेकिन बहन भी तो ऐसी हो, न जाने किस मिट्टी की कालिक है उसके ऊपर, किसी को वो पसंद ही नहीं आती है। ये भैया क्या बोल रहे हैं? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे रूबी, तू यहाँ खड़ी हुई है? हाँ भैया, आपको खाना देने को आई थी। तू कब से यहाँ है? बस अभी अभी तो आई थी, ये लीजिए। रूबी अपने आंसुओं को छुपाती हुई वहां से चली गई और अभी वो आ ही रही थी कि उसकी माँ उससे बोली, अरे नहीं रूबी, तू ऐसे ही घूम रही है और मैंने जो तुझे हल्दी और बेसन का फेस मास्क लगाने को दिया था वो तूने लगाया कि नहीं? नहीं माँ, अभी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? मैंने तो कहा था कि लगा लेना। तू भी ना, लड़के वाले 1 घंटे में आ रहे हैं। तू ना जाकर वो मास्क लगा, और वो ना बस 15 मिनट लगाना है, लेकिन तू 30 मिनट लगाना। हो सकता है कि तेरे इस काले मुंह का सारा टैन ही निकल जाए। माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों, क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे जाना, जाकर काम निपटाया, ऐसे खड़ी नहीं रहे, वो लोग बस आते ही होंगे। कमला की बात को सुनकर रूबी अपने कमरे में चली गई और हल्दी बेसन से बना हुआ मास्क लगाने लगी। रूबी की आंखों में उसको लगाते हुए आंसू आए हुए थे। रूबी एक अमीर घर की काली लड़की थी जिसके घर में उसके 4 भाई और माँ बाप थे। रूबी का रंग बचपन से ही काला था, जिसकी वजह से उसने बचपन से अपने ऊपर काफी कुछ झेला था। अब जवानी में उसके लिए कहीं रिश्ता नहीं मिल पाता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन रूबी को देखने फिर से लड़के वाले आ रहे थे। रूबी घबरा रही थी। अगर आज के दिन भी उन लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो मैं घर में सभी को बोल दूंगी कि मुझे शादी ही नहीं करनी, फिर चाहे माँ बाबा कुछ भी कहें। अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं अपने भाइयों को उनकी पसंद से दूर नहीं कर सकती हूँ। कोई नहीं, मेरी नहीं, मेरे भाइयों की शादी हो जाएगी। रूबी ऐसी खुद से ही बोलने लगी। कुछ ही देर के बाद उसकी माँ उसके कमरे में आई। अरे रूबी बेटा, तैयार हुई कि नहीं? ऐसा सही है। हाँ माँ, हो गई। अरे ये क्या, ये तूने क्या कढ़ी चावल के रंग का सूट पहन लिया है? माँ ये मुझे तान्या ने दिया था। जब उसने ये पहना था ना तो उसे बहुत ही तारीफें मिली थी, बोली तू भी यही पहन लेना। तान्या ने पहना वो अलग बात थी, वो गोरी चिट्टी लड़की और खुद को देख लड्डू के अंदर झांकते हुए चैंटे की तरह लग रही है। इसको उतार दे, ये तुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है। क्या माँ? ये ले, ये पहन, इसके अंदर तेरा रंग सही लगेगा। ये चमकते हुए रंग तू नहीं पहना कर, समझ आया? रूबी की माँ ने उसे इनडायरेक्टली हर्ट कर दिया था। रूबी ने उन कपड़ों को बदला और फिर वो नीचे आई। नीचे उसके रिश्ते वाली औरत भावना और उसका बेटा शांतनु बैठा हुआ था। अच्छा, तो ये काम है आपके बेटों का। अच्छा,
अब लड़की से तो हमें मिलवा दीजिए। जी मैं लाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी रूबी। क्या ये आपकी बेटी है सच में? जी हाँ, यही है हमारी रूबी। नमस्ते। माफ कीजिएगा, क्या इस लड़की को आपने गोद लिया था क्या? ये तो एकदम अलग ही है। लगता है कि ये लोग भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। रूबी अभी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी भावना बोल पड़ी। माफ कीजिए, लेकिन ये लड़की हमारे बेटे के मेल की नहीं है। वो क्या ना, हमारा बेटा कहाँ शहजादा सा, और हम इस महल में शहजादी की तलाश में आए थे, लेकिन अरे सुनिए तो सही। चल बेटा। भावना ने भी रूबी को रिजेक्ट कर दिया था। वो अपने बेटे के साथ चली गई, जिसके बाद ये क्या माँ? अरे चुप कर तू। कब तक हम यूं लड़के वालों के स्वागत की तैयारी कर करके बस उनकी ना ही सुनते रहेंगे? इसके चेहरे पर मेकअप क्यों नहीं करवाती हो तुम कमला? अजी मेरी क्या गलती है? आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? जैसे देखो वो आता है और चला जाता है। हाँ बस बहुत हो गया माँ बाबा। हम जिन लड़कियों को पसंद करते हैं उनके घर से भी अब उनकी शादी की बात उठने लगी है। उनके माँ बाबा को लगता है कि हम उनके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए वो उनकी शादी करवाने को सोच रहे हैं। अब बताइए कि हम लोग क्या करें? नहीं, पहले होगी तो। बाबा माँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं खुश हूँ ऐसे ही। आप भैया की शादी करवा दीजिए। क्या? हाँ माँ, मैं भैया की शादी देखना चाहती हूँ, अपनी भाभीयों के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। अगर यही बात तू पहले से बता देती तो तेरा क्या घिस जाता, बोल। माँ वो तय रहा, इसके लिए तो रिश्ता मिलता नहीं, इसीलिए अब मैं पहले अपने बेटों की ही शादी करूंगी। वो लड़कियां क्या पागल हैं जो हम बस उन्हें इंतजार करवाते रहें? संजीव जी फोन मिलाइए, अब कल ही शादी की दिन तारीख पक्की होगी। संजीव ने फोन मिलाया, जिसके बाद कमला ने चारों लड़कियों की मां आस्था से बात कर ली और बात कल के दिन एक बड़े रेस्टोरेंट की करनी तय हुई। अगले दिन पूरा परिवार दिन तारीख पक्की करने को रेस्टोरेंट के बाहर था। यह एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, शहर का सबसे नामी। रूबी तुम थोड़ा तमीज में रहना। चलो, आस्था और मनीष जी हमारा इंतजार कर रहे हैं। संजीव के पीछे उसका पूरा परिवार चल दिया। रूबी कुछ पीछे रह गई थी। पूरा परिवार रितेश, संजय, सात्विक और जतिन अपनी माँ बाप के साथ गौरी, शिखा, सोना और श्रुति के माँ बाबा के पास आ गई। टेबल पर वो चारों भी थी। वेलकम, स्वागत है आपका होने वाले समधी और समधन जी, आपका भी। अरे भाई, बड़ा इंतजार करवाया आप लोगों ने उस दिन के लिए। सीट लीजिए। सभी बैठ गए। पीछे से रूबी आई और वो बस आकर बैठने ही वाली थी कि तभी एक्सक्यूज मी मैम, आप यहाँ नहीं बैठ सकती हैं। जी लेकिन क्यों? ये फैमिली टेबल है और पहले से बुक है। आप चलिए, मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ। मैं यहीं बैठूंगी, ये मेरी ही जगह है। पर मैम, हमारे होटल में ऐसे बैठना अलाउ नहीं है, आप किसी फैमिली के बीच में नहीं बैठ सकती ऐसे। ये मेरा ही परिवार है, मैं किसी के बीच में नहीं बैठ रही हूँ, समझ आया? ये आपका ही परिवार है? माफ कीजिए, मुझे लगा नहीं, बैठ जाइए मैम। तनु, जो कि वहां की वेट्रेस थी, वो घबराकर चली गई। रूबी अभी बैठी ही थी कि चारों होने वाली भाभियों की मां आस्था बोल पड़ी। वैसे उस वेट्रेस की गलती नहीं थी बेटा, तुम दिखती ही इतनी ज्यादा अलग हो कि कोई भी धोखा खा जाए। माँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक तो पहले इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ है उस बेचारी के लिए, और आप उसको बुरा फील करवा रही हो। अरे कुछ बुरा नहीं है इसके लिए, तुम ध्यान नहीं दो। बेचारी रूबी के दिल के बारे में किसी ने नहीं सोचा। उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन फिर भी रूबी के कंधे पर हाथ रखकर कोई सहलाने वाला भी नहीं था। सभी ने खाना खाया और शादी के दिन तारीख पक्की की, लेकिन रूबी कुछ नहीं बोली। एक हफ्ते बाद की शादी की तारीख पक्की हुई थी। घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। आज के दिन रूबी अपनी मां के साथ बाजार से आ रही थी कि तभी उन्होंने अपनी पड़ोस के घर से कुछ आवाजें सुनी। छोड़िए, मुझे आपसे कितनी बार कहना पड़ेगा, छोड़िए। माँ, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ये तो तानिया की ताई जी का घर है ना? हाँ तो रही है। अरे लड़ रहे होंगे ऐसे ही। आजकल के लोगों में बर्दाश्त कहाँ रह गई, जिसको देखो जरा जरा सी बातों पर काट खाने को आता है। चल तू ध्यान नहीं दे। कमला रूबी को ले आई, लेकिन रूबी का ध्यान उस लड़ाई में ही पड़ा हुआ था। उसने अपने कमरे में जाकर अपनी सहेली को फोन मिलाया और तानिया, आज तेरी ताई जी के घर से आवाजें आ रही थी। अरे हाँ, बस वो कुछ नहीं, मेरी बहन मतलब ताई जी की लड़की और उसकी भाभी के बीच लड़ाइयाँ हो रही थी। क्या ननद और भाभी के बीच इतनी जोरदार लड़ाइयाँ? और नहीं तो क्या। तुझे क्या लगता है कि नंद भाभी के बीच का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है? उसकी भाभी एक नंबर की चांडाल है, और मेरी भी तो अब एक भाभी आ गई है। मैं तो उनसे भी बड़ी परेशान हूँ। जल्दी से जल्दी बस मेरी शादी हो जाए। क्या भाभियां इतनी खराब होती हैं? हाँ और नहीं तो क्या। वैसे तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? अरे हाँ, तेरे भाइयों की भी तो अचानक में शादी हो रही है। भाई अब तो तू गई है, अब तो तेरी फील्डिंग सेट है। तेरी तो 4-4 भाभियां आएंगी। मुझे नहीं ऐसे डरा।
थोड़ा तो डरना पड़ेगा। अच्छा मेरी एक बात सुन, एकदम लाखों की बात है, तू ना अपनी भाभीियों से ज्यादा मतलब वास्ता नहीं रखना, समझ आया? मतलब ना उनसे बोलना, ना ही ज्यादा उनकी सुनना, और कोई राज वाली बात तो बताना ही नहीं, इससे ना आगे की तुझे ही फायदा होगा, समझ आया तुझे? क्या सच? हाँ ठीक है, अगर तू कह रही है तो। रूबी ने अपनी सहेली की बात को मान लिया और फैसला किया कि अब वो अपनी भाभीियों के आने के बाद ज्यादा उनके पास नहीं रहेगी। देखते ही देखते रूबी के भाइयों की शादी का दिन भी आ गया और अभी उसकी भाभियां अपने गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी। हाय कैसी चांद की चांदनी जैसी बहू है मेरी, रुको मैं अभी तुम्हारा गृह प्रवेश करवाती हूँ। अरे रूबी, तू यहाँ खड़ी हुई है ना, जल्दी से जाकर अपनी भाभीियों के लिए गृह प्रवेश की थाली ला। जी माँ मैं ले आई, आप ये लीजिए। मुझे क्यों दे रही है, तेरी ही तो भाभियां हैं, तेरा अधिकार है, चला तू जाकर अपनी भाभीियों का गृह प्रवेश करवा। जी माँ। अरे कमला बहन, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ हेमा आंटी? नहीं, बहुओं का स्वागत अपनी इतनी काली बेटी से करवा रही हो, घर में खुशियों का उजाला आने से पहले अंधेरा हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इससे ये ले लो और तुम प्रवेश करवाओ, लक्ष्मी जैसी बहुओं का इस काले साए से करवा रही हो। कमला ने हेमा की बात को सुनकर रूबी से गृह प्रवेश की आरती की थाली ले ली, जिसके बाद माँ मुझे कमरे में चले जाना चाहिए। रूबी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। मैं दुखी क्यों हो रही हूँ? मुझे तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो मेरी भाभीियों से दूर ही रहना है ना। रूबी ऐसे ही खुद को समझाने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी भाभियां गृह प्रवेश के बाद अपने कमरे में चली गईं और सात्विक, सोना, आज आखिरकार ये दिन आ ही गया। कब से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तुम खुश तो हो? हाँ खुश तो बहुत हूँ, लेकिन अपनी नंद के लिए बुरा भी लग रहा है। सात्विक, माँ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें बुरा लगा होगा। अरे तुम रूबी को छोड़ो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तो इस सब की आदत है। तुम कहाँ उसके बारे में सोचने लगी? आज हमारा खास दिन है, चलो मुस्कुराओ। सोना की तरह बाकी रूबी की भाभियों को भी उसके लिए बुरा लग रहा था। ऐसी सुबह हो गई और आज के दिन चारों ही बहुओं की पहली रसोई की रस्म होनी थी। नमस्ते माँ जी, बाबा जी। नमस्ते बहुओं, उठ गई तुम? कितनी प्यारी लग रही है मेरी चारों बहुएं। प्यारी तो होंगे ही, आखिर सास जो इतनी अच्छी है। वो तो है। माँ जी हमारी ननद कहाँ है? माँ ये लो आपकी चाय। अरे रूबी, तुमने क्यों माँ जी के लिए चाय बनाई? अब हम आ गए हैं ना, अब ये घर के काम तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। रूबी भाभियों के आने के बाद भी अपने कामों से पीछे नहीं हट रही थी। ऐसी दोपहर हो गई और अब बहुओं की पहली रसोई की रस्म करने की बारी थी। बहुओं काफी वक्त हो रहा है, तो तुम एक काम करो, जाओ जाकर तुम अपनी पहली रसोई बना लो, सभी को कुछ ही देर के बाद भूख लग जाएगी। जी माँ जी, बताइए क्या बनाना है? मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो तुम्हें अच्छे से आता हो वही बना लो। वैसे पहली रसोई का खाना तो भाभियां अपनी नंदों की डिमांड पर बनाती हैं। चलो रूबी दीदी, आप बताओ कि आपको क्या खाना है। क्या मैं बताऊं? नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं बनवाना है कुछ भी। क्या हो गया है? कुछ नहीं, आपका जो मन हो बनाओ, मेरी कोई ऐसी डिमांड नहीं है। रूबी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया और वो अपने कमरे में चली गई। अरे रहने दो, इससे क्यों पूछ रही हो? कोई फायदा नहीं है, जो कुछ आता हो आप लोगों से वही बना लो। शुद्धि भाभियों के साथ संभल कर खाना बनाना। जी? रूबी अपने कमरे में चली गई और भाभियां रसोई में खाना बनाने को आ गईं। पता है, मुझे ना रूबी के लिए बहुत बुरा लगता है, बेचारी उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं होता है। वो भी तो हमारे साथ अच्छी नहीं है, अगर हम उसके साथ अच्छा करने की भी सोचें तो क्या ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, मुझे तो रूबी की आंखों में घबराहट और एक उदासी दिखाई देती है। सच कहूँ ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो रूबी दिखा रही है वो सच में है। अरे नहीं दीदी, ये तेल तो उड़ रहा है, अब क्या करूं? शिखा ने चिल्लाकर सभी का ध्यान अपनी तरफ को कर दिया, जिससे कि रूबी के बारे में बात ही खत्म हो गई। कुछ ही देर के बाद बहुओं ने खाना लगा दिया और सभी खाना खाने को बैठे। रूबी भी डरते डरते बैठ गई थी और अरे क्या बात है, इसको बोलते हैं खाना। सच में मजा आ गया। बाबा ऐसी बात है तो और लीजिए। अरे बहुत ही ज्यादा लजीज खाना बनाया है। मेरी बहुओं ने बनाया है, इन्हें तुम ऐसे ही समझ रहे हो? तूने क्या मुंह में दही जमा लिया है? तू भी कुछ तारीफ कर दे। क्या माँ? हाँ बहुत अच्छा खाना है, सच में भाभी। अच्छा, खुशी हुई सुनकर, थोड़ा और ले लो। नहीं बस मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ। रूबी ऐसे बोलकर उठ गई। उसकी भाभियों को उसका बर्ताव अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। ऐसी अब रूबी के भाइयों की शादी हुए 1 हफ्ता हो गया था और इस 1 हफ्ते में अभी भी रूबी अपने भाभियों से घुली मिली नहीं थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे और आज के दिन चारों भाभियां ही सोफे पर बैठी हुई बातें कर रही थीं। वहीं कमला भी बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम सभी ने ही एमए तक की पढ़ाई की हुई है। वैसे कुछ भी कहो, सुंदर लड़कियां एमए ही करती हैं। अरे माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा आप ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप हमारे साथ शॉपिंग करने कब चलेंगी?
जब तुम ले जाओगी तुम्हारी सास तो तभी आ जाएगी। अरे माँ जी आप भी ना, हम क्या आपको मना कर रहे हैं। अच्छा रूबी दीदी कहाँ है? माँ मैंने खाने के बाद के बर्तन साफ कर दिए, आप चाहे तो देख सकती हैं। बहुत अच्छे। अरे रूबी यहाँ आओ, तुम क्यों काम करती रहती हो? नहीं मैं ठीक हूँ और काम करना मेरा फर्ज है, मैं आपकी शादी के पहले भी करती थी, अब मैं जा रही हूँ। रूबी आज भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन आज के दिन उसकी भाभियों ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि मेरी भाभियां भी बाकी भाभियों की तरह हैं, लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। वैसे भी जिसका अपनी भाभियों से रंग नहीं मिलता उसका दिल क्या मिलेगा। रूबी की बात को उसकी भाभियां सुन रही थीं, वो पीछे से बोली, और किसने कहा कि घर वालों से रंग का मिलना जरूरी है? अरे भाभी आप क्या बात है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, हम जानते थे रूबी कि तुम्हारी हमसे बात करने की वजह यही होगी। तुम लोगों के तानों से परेशान होना, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी भाभियां कभी तुम्हारे ऊपर एक आंच तक नहीं आने देंगी, बस तुम हमें एक मौका तो दो। शिखा की बात को सुनकर रूबी खुश हो गई, जिसके बाद वो सब कुछ भूलकर अपनी भाभियों के साथ ही बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। ऐसे ही गौरी ने रूबी के पांव देखे और ये क्या तुम्हारे पांव तो इतना काम करने की वजह से सूज गए हैं। रूबी लाओ मैं इनके ऊपर ट्यूब लगा देती हूँ। नहीं भाभी उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। क्यों नहीं है, पहली बार तो हमारी नंद हमारे पास बैठी है, चलो आओ, मना नहीं करते। ऐसे बोलकर गौरी ने रूबी के सूजे हुए पांव पर ट्यूब लगाना शुरू किया और शिखा ने उसके सर की मालिश कर दी, जिससे रूबी की आंखें बंद हो गईं और कुछ देर के बाद वो बोली, लोगों की भाभियां होती होंगी खराब, मेरी भाभियां तो हीरा है हीरा। सच में भाभी मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। माफी ऐसे नहीं मिलेगी, अब तो कल हमारे साथ आपको मॉल चलना ही पड़ेगा। रूबी अपनी भाभियों की बात को सुनकर राजी हो गई। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज के दिन पांचों नंद भाभी मिलकर घर के काम कर रही थी। भाभी मैंने ये साफ कर दिए हैं। अरे वाह मेरा काम आसान हो गया। अच्छा रूबी दीदी मैंने आपका नाश्ता बना दिया था, आप कर लीजिए। जी भाभी आपका शुक्रिया। रूबी नाश्ता करने को आ गई, जिसके बाद नाश्ता करके वो गौरी का हाथ बटाने के लिए गार्डन में पौधों को पानी देने में उसकी मदद करने लगी। आपको पता है भाभी, ये पौधा मैंने रितेश भैया से लड़कर लगाया था। वो बोल रहे थे कि उन्हें यहाँ कुछ और करना है और मैंने यहाँ प्लांटिंग करने का जगह बनाया। अच्छा किया, तुमने तो यहाँ कितना बड़ा पौधा खड़ा कर दिया है और वो तो यहाँ कुछ बेकार ही करते। सही कहा भाभी, आपकी और मेरी सोच कितनी ज्यादा मिलती है। देखो तो जरा दोनों नंद भाभी की आपस में कितनी ज्यादा बन रही है, चलो नजर ना लगे। रूबी और उसकी भाभियों के बीच का रिश्ता देखकर अब तो पड़ोसी भी उनकी तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही उन्होंने मिलजुल कर काम किए, जिसके बाद बहुएं अपनी नंद को मॉल ले आईं। और हम कहाँ जा रहे हैं भाभी? मुझे बाबा ने पैसे दिए थे तो मैं सोच रही थी कि आज क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलरी शॉप पर चलें। हाँ दीदी चलो चलते, मजा आएगा। ठीक है चलो। शिखा की बात को सुनकर सभी बहुएं और रूबी भी ज्वेलरी शॉप पर आ गई, जहां उन्होंने डायमंड रिंग देखना शुरू कर दिया। कहाँ है, कहाँ है? क्या हुआ, आप क्या ढूंढ रही हैं? आपकी शॉप पर एक गुलाबी रंग के हीरे वाली अंगूठी थी, वो कहाँ है? अच्छा वो वाली, क्या बात है, आप तो हीरों के बीच भी कोहिनूर लेने आई हैं। ये रही। यही तो है जो मुझे चाहिए थी। कितने की है ये? ये महंगी अंगूठी है, 50 लाख। ठीक है पैक कर दो। सोना की बात को सुनकर अंकुश हैरान हो गया, क्योंकि अंगूठी बड़ी ही महंगी थी और फिर उसने उसको वो पैक करके दे दी। भाभी ये अंगूठी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है सच में। क्या तुम्हें ये अच्छी लग रही है रूबी? ठीक है इसको तुम ले लो। नहीं नहीं ये इतनी महंगी मैं नहीं ले सकती हूँ। नहीं नहीं अब तो तुम्हें ये लेनी ही पड़ेगी, चलो लो। रूबी मना करने लगी, लेकिन सोना ने उसके हाथ में वो अंगूठी पहना दी। ये देखकर दुकान का मालिक अंकुश बोला, अरे वाह, आपके जीवन का रिश्ता तो बड़ा ही प्यारा है और आपकी नंद भी बड़ी प्यारी है। जिसकी नंद इतनी प्यारी हो उसकी भाभियों की पसंद तो अच्छी ही होगी। अंकुश की बात सुनकर सभी भाभियों ने उसके मुंह को देखा। रूबी भी शर्मा गई और जब बहुएं आ रही थी तो वैसे सुनी थी उस ज्वेलर की बात, उसे हमारी रूबी अच्छी लग रही थी। अब हीरे की पहचान तो सुनार को ही होती है ना। लगता है कि रूबी को अब उसके ससुराल भेजने का वक्त आ गया है। बहुएं ऐसे ही रूबी को छेड़ने लगी। उन्होंने घर जाकर ये बात सभी को बताई और अरे कौन था वो लड़का, मुझे उसका एड्रेस चाहिए, मैं आज ही उसके घर रूबी के रिश्ते की बात करूंगा। यह दुनिया का पहला ऐसा लड़का है जिसने रूबी की तारीफ की। सभी को अंकुश पहला और आखिरी लड़का लग रहा था जिसको रूबी में इंटरेस्ट आया था। उसी दिन रितेश ने अंकुश का पता निकालकर उसके घर रूबी की शादी की बात की और रूबी को देखने आए बिना ही अंकुश और उसकी मां सुषमा ने शादी के लिए हाँ कर दिया। एकदम खड़ा खड़ी में रूबी की शादी अंकुश के साथ हो गई और रूबी अपने भाभियों से विदा लेकर अब ससुराल में आ गई थी। अंकुश जी गृह प्रवेश? कैसा गृह प्रवेश? अरे मेरा मतलब है कि मेरी माँ तो बूढ़ी है
वो कहाँ ये सब करवा पाएंगे, तुम ऐसे ही अंदर आ जाओ, तुम्हारे कदम आ जाएंगे तो बस समझो कि हो गया गृह प्रवेश। अंकुश का घर बड़ा था। रूबी ऐसे ही अंदर आ गई। उसके साथ सोफे पर थी। रूबी उसके साथ बैठ गई और अंकुश कमरे में चला गया। नमस्ते सासू माँ। नमस्ते। आज से मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपकी बहुत ही अच्छे से सेवा करूंगी। अच्छा है, चल बहू अब तू कमरे में चली जा। वैसे भी अंकुश भी थका हुआ है और मैं भी। और हाँ, रसोई में ना दूध रखा हुआ, जाकर वो ले ले और कमरे में चली जा। सुषमा की बात को सुनकर रूबी ने रसोई में से दूध का गिलास उठा लिया और शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ को जाने लगी। अभी वो बस जा ही रही थी कि उसने अंकुश को बात करते हुए सुना। अरे रीना जान, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो पागल हूँ ना, जो सब कुछ सामने होते हुए भी तुम्हें सब एक्सप्लेन करेगी। अरे तुम समझ नहीं रही हो जान, मैंने बस तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा। वो काली तो बस सोने की मुर्गी है, जिसका रंग काला है लेकिन बड़ी ही अमीर है। एक बार सही करके मैं उसको ठग लूं, उसके बाद तो मैं तुम्हें सच में शादी करके अपने घर ले आऊंगा, पक्का। एक तरफ अंकुश रीना से बात कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रूबी ने सारी बातें सुन ली थी। और ये क्या? तो क्या ये शादी और वो मॉल की तारीफ, वो सब बस धोखा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रूबी को ऐसे ही सोचते हुए जोरदार चक्कर आ गया और खुद को संभालने के चक्कर में उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया, जिससे कि अंकुश का ध्यान भी उसकी तरफ को हो ही गया। और अरे रूबी, क्या हुआ तुम्हें? अगर मैंने कुछ बोला तो मेरे परिवार का सारा लगाया हुआ पैसा और सब खत्म हो जाएगा, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, मुझे चुप रहना पड़ेगा। कुछ नहीं, बस वो जोड़ा भारी है ना, तो मुझे चक्कर आ गया था। संभल कर, ऐसे नहीं करते। अरे चलो आओ, अंदर आओ। चलो अच्छा है कि इसने कुछ सुना नहीं। अंकुश को लग रहा था कि रूबी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन असल में रूबी ने सब कुछ सुन लिया था। ऐसे ही अगले दिन आज रूबी की पहली रसोई का दिन था। और माँ जी, आज तो मेरी पहली रसोई होगी ना, मैं क्या बनाऊं? उल्लू बना ले। मजाक कर रही हूँ, कुछ भी बना दे। और क्या पहली रसोई वसोई, अब तो तुझे खाना बनाना ही है, कुछ भी बना दे। सुषमा की बात को सुनकर रूबी रसोई में आ गई। अभी वो खाना बना ही रही थी कि उसकी भाभियों का उसके पास फोन आया। ओहो, ससुराल जाकर तो याद भी नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है भाभी। क्या बन रहा है पहली रसोई में? काफी कुछ। आप आएंगी? अरे हम इसी का तो इंतजार कर रहे थे, हम आ जाएंगे। श्रुति ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। और अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी खास नहीं बनाया, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन लगता है कि भाभियां तो यहाँ आ रही हैं। अब क्या करूं, चलो बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ। रूबी ने ऐसे बोलकर खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर के बाद उसकी भाभियां खाकर चली गईं, लेकिन उनके जाते ही किससे पूछ कर तूने बाहर से खाना मंगवाया था? माँ जी, वो भाभी आ रही थी तो इसीलिए। अच्छा, तेरी भाभियां इतनी खास हैं? अंकुश जी, माँ को देखो ना। अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे नहीं मारते हैं, ऐसे मारते हैं। दोनों माँ बेटे ने मिलकर रूबी को खूब मारा और खाने के पैसे भी उन्होंने रूबी से ही वसूले। ऐसे अब रूबी की शादी हुए 1 महीना बीत गया था। रूबी ना तो अपने घर जाती और ना ही अपनी भाभियों से कोई बात करती थी। ऐसे आज के दिन रूबी बाजार आई हुई थी कि उसकी टक्कर एकदम एक औरत से हुई। माफ कर दीजिए। कोई नहीं। ये क्या? रूबी? भाभी, रूबी, ये तुम क्या हाल बनाकर घूम रही हो? रूबी ने घिसी हुई सी बहुत ही बेकार साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही उसका रंग भी बेहद ही काला हो गया था। वो भाभी, गर्मी हो रही है ना, तो बस इसीलिए मैंने घिसी हुई साड़ी पहन ली। पक्का ना? हाँ भाभी, एकदम पक्का। रूबी ने ऐसे बोलकर जैसे ही मुंह पर से अपने बाल हटाए तो उसकी बाजू पर भाभियों को कुछ निशान दिखाई दिए। और ये निशान कैसे है? कुछ नहीं भाभी, मुझे देर हो रही, मैं सामान लेकर घर जा रही हूँ। रूबी की बात को सुनकर भाभियां उसको रोक तो नहीं पाई, लेकिन उन्हें शक हो गया था। ऐसे कुछ दिन और गुजरे। रूबी अपने मायके वालों से पैसे लेती रहती थी। आज वो बाहर घूमने आई थी कि तभी उसने पैसे मांगे, जिससे आज रूबी घूमने गई हुई थी अंकुश के साथ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने यहाँ से पैसे मांगे क्यों? मुझे तो डर लगने लगा है, पता नहीं क्यों। हम लोगों को पता लगाना चाहिए। बहुओं ने सच जानने के लिए एक प्लान बनाया। अगले दिन वो रूबी के घर गई। और ननद जी, कल तो घूम कर आई थी ना आप, फोटो तो दिखाओ। मेरे पास फोटो नहीं है भाभी। रूबी ने किसी को भी फोटो नहीं दिखाई, क्योंकि उसके पास कोई फोटो थे ही नहीं। ऐसी भाभियों ने बातें की और वो वहां से चली आई। अभी वो आई ही थी कि तभी रूबी के घर अंकुश रीना को लेकर आ गया और दोनों माँ बेटे ने फिर से बेवजह रूबी को मारना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ। काली हर दूसरे दिन अपनी भाभियों को बुलाकर बैठ जाती है। ये ले, ये ले। अंकुश अभी रूबी को मार ही रहा था कि
वहां गौरी और सोना पहुंच गईं। हे, तेरी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ननद के ऊपर हाथ उठाने की? अरे आप दोनों! भाभी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसको बचा लोगी? ये लो। रुक बुढ़िया, तुझे तो मैं बताती हूँ। सोना ने सुषमा की बाजू को पकड़कर मोड़ दिया, जिसके बाद सुषमा की चीख निकल गई। अंकुश अपनी मां को छुड़ाने आ ही रहा था कि वहां एकदम से शिखा और श्रुति वहां पुलिस लेकर आ गई और इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। पुलिस ने सभी कुछ अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने सुषमा, रीना और अंकुश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद भाभियां रूबी को मायके वापस ले आई। और जब मायके वालों को ये बात पता चली तो सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। क्या हम सभी तुम्हारे अपने नहीं हैं रूबी? तुमने हमें उन हैवानों के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाभी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं फिर से अपने मायके वालों के ऊपर बोझ बन जाऊं। बस इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। तुम पागल हो? वो तो शुक्र है कि जब हम तुम्हारे घर गए थे तो हम कैमरा लगा आए थे और हमने सब देख लिया था, नहीं तो आज क्या हो जाता। तू मेरी बेटी है, कोई बोझ नहीं है, समझ आया? उन लोगों से तुझे डिवोर्स मिल जाएगा रूबी, और जो तेरे लिए बेहतर होगा वो खुद चल कर आएगा। कमला ने अपनी बेटी रूबी को समझाया, जिससे कि रूबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या था, रूबी ने अंकुश को डिवोर्स दे दिया, जिसके बाद रूबी के लिए एक नॉर्मल से लड़के का रिश्ता आया जो कि उसका कॉलेज का दोस्त था। रूबी की भाभियों को वो लड़का ठीक लगा क्योंकि उसको पैसे का लालच नहीं था और उन्होंने रूबी की शादी उसी से ही कर दी। अब रूबी अपने नए पति के साथ खुश थी। सोहन उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखता था और अब सब ठीक हो गया था।